हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम को पूरा ये कवर कर लेगा और इसमें करीब करीब 60 से 70 क्वेश्चन के लगभग होंगे। पहला वीडियो है, इसमें 40 क्वेश्चन है और इन 40 क्वेश्चंस में आप यदि इनको 1 बाय 1 एक एक पढ़ लेते हो तो आप इस चैप्टर में आप पूरे नंबर ले पाओगे। तो मैं 40 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर भी साथ में दिए हैं, उनको मैं आपको एक एक करके बता देता हूं ताकि आप बार बार जब भी यूट्यूब से रिवाइज करें तो आप कान लगा करके और अपना ब्लूटूथ से या फिर आप ऑडियो से या आप फ़ोन का जो आपका लाउड स्पीकर है उसको ऑन करके आसानी से सुन सकते हैं। सीधा देखने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस क्वेश्चन को देखना है उसको केवल देख लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में आपको पूरे मार्क्स दिलाने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में मिल जाएगी, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पहला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक में कौन से वर्ग के तत्व आते हैं? तो डी ब्लॉक में वर्ग संख्या 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं। आवर्त सारणी में 1 से 18 तक के वर्ग हैं, उनमें 3 से 12 डी ब्लॉक में आते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के कौन से ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? तो डी ब्लॉक के सदस्य संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के कौन से ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं? तो ए ब्लॉक के आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? यानी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व जिनकी मूल अवस्था का मतलब है जिन पर कोई चार्ज नहीं हो, प्लस माइनस कुछ नहीं हो, आवेश 0 हो, यानी ये अवस्था। अथवा किसी ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब हो गया +1 चार्ज हो, +2 चार्ज हो, +3 चार्ज हो, क्योंकि धातुओं पर प्लस चार्ज होगा। डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, यानी पूरे भरे हुए नहीं होते हैं, वह संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। 3D10 जो है वो पूरा भरा होता है। नेक्स्ट है, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D 1 से 10 NS 1 से 2। नेक्स्ट है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3D5 4S1। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व? 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम, परंतु जिंक नहीं। जिंक 30 नंबर पे आता है। स्कैंडियम, अब उत्तर क्या है इसका? स्कैंडियम की मूल अवस्था में 3D कक्षक अपूर्ण भरा होता है, इसे संक्रमण तत्व माना गया है। 3D कक्षक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3D1। तो स्कैंडियम की मूल अवस्था में डी के अंदर क्या है? पूरा बराबर डी कक्षक नहीं है। जबकि जिंक की मूल अवस्था और +2 ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में ही क्या होता है? डी कक्षक पूरा भरा होता है, यानी 3D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, सिल्वर की मूल अवस्था में पूर्ण भरित डी कक्षक है, यानी 4D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सिल्वर की मूल अवस्था में। मूल अवस्था का मतलब सिल्वर पर कितना चार्ज है? 0। उस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4D10 5S1। लेकिन फिर भी आप कैसे कह सकते हो कि सिल्वर एक संक्रमण तत्व है? तो सिल्वर Z बराबर कितना? 47 +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकता है, जिसमें इसके 4D कक्षक अपूर्ण भरे हैं। यहाँ पूर्ण नहीं है, अपूर्ण आएगा। अपूर्ण भरे हैं, अतः यह संक्रमण तत्व है। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्वों के कोई 2 सामान्य गुण लिखिए। तो तन्यता, आघात वर्ध्यता, धात्विक चमक, ये संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणधर्म है। नेक्स्ट है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 3D10 4S1। नेक्स्ट है, संक्रमण धातुओं के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों?
आंसर क्या है इसका, क्योंकि अंतर परमाणविक धात्विक बंधन में यानी परमाणुओं के बीच धात्विक बंधन में NS इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त यानी S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त N-1D कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि NS इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त N-1D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी बंधन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, जिरकोनियम, जेडार और हैफनियम ये अलग अलग संक्रमण श्रेणियों के हैं, एक 4D का है एक 5D का है लगभग, लेकिन इनका आकार लगभग समान होता है। क्यों, तो उस ऐसा लेंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। नेक्स्ट है लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, तो 5D कक्षकों के पूर्व, 5D कक्षकों के बढ़ने से पूर्व 4F कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति के कारण लेंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या में नियमित ह्रास होता है या कमी आती है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। या यूं कह सकते हो, लेंथेनाइडों के आकार में होने वाली नियमित कमी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट है संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी, ये कण लिखा हुआ है, कणन है ये, कणन एंथैल्पी के मान कम होते हैं के मान कम होते हैं, यहाँ कम आएगा। क्यों, क्योंकि इनके परमाणुओं में बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए परमाणुओं के मध्य प्रबल आबंधन पाया जाता है। ज़्यादा संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण परमाणुओं के बीच में आबंधन जो है वो मजबूत होता है, इसलिए इनकी कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। नेक्स्ट है 3D संक्रमण श्रेणी में जिंक की कणन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है। क्यों, जिंक की कणन एंथैल्पी का मान कम होता है, कारण क्या है, क्योंकि जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम होती है और जिंक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं होता है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s2 होता है, सब युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉपर और क्रोमियम की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी के मान असाधारण रूप से उच्च हैं। कॉपर और क्रोमियम की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मतलब है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा वो बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्थायी क्रोमियम तो बना लेता है D5, कॉपर बना लेता है D10 विन्यास, इसलिए इनकी द्वितीयक आयनन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। नेक्स्ट है 3D संक्रमण श्रेणी का कौन सा तत्व केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है, तो स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन 19 पे। प्रथम संक्रमण श्रेणी की कौन सी धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, तो मैग्नीज 25 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, और वो भी कितनी, +7, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। कारण क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी संख्या अधिकतम होती है। नेक्स्ट, प्रथम संक्रमण श्रेणी का कौन सा तत्व केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जिंक केवल +2 दर्शाता है, 30 नंबर पे आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी का कौन सा तत्व है, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं करता है, तो स्कैंडियम केवल 1 ही दर्शाता है +3, जिंक केवल +2 ही दर्शाता है, इसलिए इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं होती है। नेक्स्ट 22 है संक्रमण तत्वों की 3D संक्रमण श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है और क्यों। इसका आंसर अपन दे चुके हैं, वैसे मैग्नीज है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। नेक्स्ट है Cr+2 अपचायक, जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का ही क्या है, D4 विन्यास है, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अपचायक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ऑक्सीकारक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर है Cr+2 अपचायक क्यों है, क्योंकि इसका विन्यास D4 है। D4 से अपचायक का मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो D3 में परिवर्तित होता है, जिससे अर्धभरित T2G विन्यास प्राप्त हो जाता है। यानी D का जब विपाटन होता है 2 भाग बन जाते हैं, T2G और EG। T2G में 3 होते हैं, EG में 2 होते हैं। ये यदि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ लोगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा, T2G और EG। दूसरी ओर जब Mn+3 से Mn+2 में यानी एक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है,
तो परिवर्तन में क्या होता है, अर्धभरा D5 विन्यास प्राप्त होता है, जो अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त कर देता है। यानी जब Cr+2 से Cr+3 में कन्वर्ट होता है, यानी अपचायक की तरह व्यवहार करता है, तो अर्धभरा T2G मिल जाता है। और जब Mn+3 से Mn+2 में बदलता है तो अर्धभरा D5 विन्यास मिल जाता है। इसलिए एक ऑक्सीकारक है, एक अपचायक है। नेक्स्ट है, कॉपर के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक है +0.34 वोल्ट। इसके संभावित कारण क्या है, क्योंकि इसका जो M+2 आयन है उसकी जलयोजन एंथैल्पी के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं। जलयोजन एंथैल्पी होती है जल के साथ योग, ये जल के जुड़ने से निकलने वाली एंथैल्पी, ऋणात्मक निकलना और धनात्मक जुड़ना। नेक्स्ट है, Cu+ है, एक्वस यानी जलीय विलयन है, इस रिएक्शन को पूर्ण करना है। तो Cu+ यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी है और ये निम्न प्रकार से असमानुपातित होता है। Cu+ जो है उसका जलीय विलयन Cu+2 और Cu के अंदर क्या हो जाता है, बदल जाता है। एक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है, एक घट जाती है। तो इस तरीके से ये पूरी कर लेता है। नेक्स्ट है, मैग्नीज का उच्चतम फ्लोराइड और ऑक्साइड कौन सा है, तो मैग्नीज का उच्चतम फ्लोराइड तो है MnF4 और ऑक्साइड है Mn2O7। नेक्स्ट है, कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड या फ्लोराइड में ही, यहाँ थोड़ा गलत छपा हुआ है, ऑक्साइड अथवा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है, तो उसका कारण है छोटा आकार और उच्च विद्युत ऋणता के कारण। फ्लोराइडों और ऑक्साइडों का आकार क्या होता है, छोटा। फ्लोराइड और ऑक्साइड आकार में छोटे और उच्च विद्युत ऋणता वाले होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, Cr+2 और Fe+2 में से कौन प्रबल अपचायक है और क्यों, तो इसका भी कारण वही है। इसको D और F ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। ये निर्भर करेगा इनकी CFSE पर, और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको अपन अलग से देखेंगे क्योंकि ये कैलकुलेट की जाती है। जिसकी ज़्यादा होगी वो प्रबल अपचायक होगा, और अपचायक का मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन सा त्यागेगा, जिसकी CFSE ज़्यादा होगी वो प्रबल अपचायक होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन 29 पे। प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातु के चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र आपको बताइए, अपने को आना चाहिए, μ = √NN+2, या √ हटा के पावर आप 1/2 भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 25। तो 25 पे कौन आता है, 25 पे मैग्नीज आता है Mn, और द्विसंयोजी का मतलब उस पर चार्ज कितना है, +2 है। तो +2 में मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2 होता है। Mn+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो क्या बचा, 3d5, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, n = 5 हो जाएगी। तो सूत्र में लगा दो, ये हो जाएगा μ = 5, 5 + 2 की पावर ½ या √, तो ये आ जाएगा 5.92 Bm बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट है, M+2Z = 27 के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो M+2Z = 27 का मतलब कौन है, M+2Z = 27 का मतलब कोबाल्ट है, और कोबाल्ट Z = 27 है, लेकिन कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या दे रखी है, +2। तो कोबाल्ट होता है 3d7 4s2। 2 निकाल दो, 2 निकालने के बाद देख लो 7 बचे डी में, ये 7 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अयुग्मित कितने बचे, 3। तो ये हो जाएगा μ = 3, 3 + 2 का √, 3 2 5 3 15, 15 का √, 16 का 4 होता है, 3.9 कर दो बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट है, अधिकांश संक्रमण धातु आयन रंगीन होते हैं क्यों, तो उत्तर सीधा लिखना है, DD संक्रमण के कारण। नेक्स्ट है, स्कैंडियम+3 रंगहीन होता है क्यों, क्योंकि DD संक्रमण नहीं होता है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो D से D में इलेक्ट्रॉन जब जाता है
एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में, क्योंकि डी कक्षक के बाद में 2 भाग हो जाते हैं, T2G और EG। नीचे वाले 3 T2G, ये 2 EG। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाता है तो रंगीन दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अंदर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो कारण हो जाएगा DD संक्रमण नहीं होता है। नेक्स्ट है Ti+3 आयन रंगीन जबकि Ti+4 रंगहीन होता है, क्यों? तो Ti+3 रंगीन होता है क्योंकि इसमें DD संक्रमण पाया जाता है, जबकि क्योंकि 3D 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। टाइटेनियम+4 है तो 3D 0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, DD संक्रमण नहीं पाया जाता है, इसलिए रंगहीन होता है। नेक्स्ट है संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं? तो इसके कारण देखो क्या क्या है। छोटा आयनिक आकार संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्योंकि धातु आयनों का आकार छोटा होता है, धातु आयनों पर आवेश उच्च होता है और डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है संक्रमण धातु उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होती है, क्यों? तो परिवर्तनशील संयोजकता और संकुल यौगिक बनाने के कारण। नेक्स्ट है अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं? तो संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में, संक्रमण धातुओं का क्रिस्टल जालक मान लीजिए टाइटेनियम का जालक है, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में जब छोटे धातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि फंस जाते हैं तो बनने वाले यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे, देखो TiC हो गया टाइटेनियम कार्बाइड, Fe3H हो गया, VH हो गया, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है अंतराकाशी यौगिकों के अभिलक्षण लिखिए 2। तो इनके गलनांक उच्च होते हैं, ये अति कठोर होते हैं और इनकी धात्विक चालकता जो है वो सुरक्षित रहती है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है मिश्र धातुओं का, और ये निष्क्रिय यौगिक होते हैं। मिश्र धातु का निर्माण करने वाली संक्रमण धातु की परमाणु त्रिज्या में कितने प्रतिशत का अंतर होना चाहिए? जैसे मिश्र धातुएं, जैसे यहाँ कॉपर जिंक है, कॉपर टिन है, तो उनमें कितने % का अंतर होना चाहिए? तो 15% का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट है पीतल और कांसा की मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। तो पीतल कॉपर जिंक से बनता है और कांसा कॉपर टिन से बनता है। तो ये 40 सवाल आ गए, यानी आधा पार्ट पूरा हो गया है। इसका आधा पार्ट में उसमें जितने भी क्वेश्चन और बनेंगे उनको दूसरे पार्ट में शामिल करके मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।